तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, ग्रेविटेशन, है ना। देखो भाई, ग्रेविटेशन की कहानी बहुत सारी है, स्टोरी बहुत सारी है कि न्यूटन बैठा हुआ था, न्यूटन के सर पे सेब गिरा, फिर उसने ऑब्ज़र्व किया। ये सब कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, इतना टाइम है नहीं अपने पास, ठीक है। ये सब कहानी सुनाने का समय अभी फ़िलहाल नहीं है, आपको पता ही है। चलो, तो कहानी क्या है ग्रेविटेशन की, हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है क्या नहीं है। तो मैं बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा जैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँ तो ग्रेविटेशन, जैसे मैं बोलूँ ना ग्रेविटेशन, तो आप समझ जाओ ये कुछ नहीं है, ये नाम है, नाम, इट इज़ अ नेम। आप बोलोगे सर किसका नाम है, आपने बोल दिया नाम है, पर किसका नाम है, तो बोलते भाई है ना फोर्स का नाम है। किसका नाम है, फोर्स का नाम। तो अगर तुमसे बोले भाई ग्रेविटेशन क्या है, तो आप बोलोगे भाई सिंपल, इट इज़ अ नेम। किसका नाम है, फोर्स का नाम। कौन से फोर्स का नाम, अब बात आएगी भाई कौन से फोर्स का नाम, कौन से फोर्स का नाम, भाई कौन से फोर्स का नाम है, ठीक है ना। तो वही हमें समझना है कि भाई ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, फोर्स है, पर कौन से फोर्स का नाम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कुछ कहानी की बात करते हैं हम। देखो, कहा जाता है कि भाई इस यूनिवर्स में ना ऑब्जेक्ट्स है, हर जगह ऑब्जेक्ट्स है। देखो इस कमरे में, देखो मैं हूँ, चेयर है, टीवी है, अलमारी है, बहुत कुछ। तो क्या कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में ना ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन सबके बीच में एक फोर्स होता है, उन सबके बीच में एक फोर्स होता है, और उसी फोर्स का नाम रखा गया ग्रेविटेशन। उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन, उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई ठीक है यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच में फोर्स है, पर ये फोर्स क्यों है। अब बात आती है, ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई ग्रेविटेशन का मतलब हो गया नाम, किस चीज़ का नाम, तो हमने बोला भाई नाम मतलब फोर्स, ठीक है भाई, फोर्स का नाम। फिर बोला अच्छा कौन सा फोर्स, तो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में एक फोर्स है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स। पर ये फोर्स है तो है क्यों, क्या रीजन है, क्या वजह है इस फोर्स का, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फोर्स। तब कहा जाता है भाई देखो, इसके पास है मास, इसके पास है मास, जो ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स पैदा हो जाएगा जो होगा अट्रैक्टिव। कैसा होगा, अट्रैक्टिव। उसी को बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। क्या बात समझ में आता है। तो अगर मैं अभी ग्रेविटेशन को डिफाइन करूं तो बहुत इजीली डिफाइन कर सकता हूं। तो ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन क्या है भाई, ग्रेविटेशन, तो इट इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशन। हाँ मानता हूं कि ये डेफिनेशन बहुत बुक से मैच नहीं करता, बहुत मस्त नहीं है, पर समझना है, फिजिक्स या साइंस को समझना है, बस बात खत्म हो जाएगा, है ना। फिर तो क्वेश्चंस चाहे न्यूमेरिकल अपने आप लगेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या है भाई, तो इट इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे, कहीं भी दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। कोई सपने में पूछेगा आपसे कि दो चेयर रखे हुए थे, दो चेयर, उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, आप बोल दोगे ग्रेविटेशन फोर्स। आप बोल दोगे एक प्लेनेट यहां है, दूसरा प्लेनेट यहां है, प्लेनेट एक यहां है, एक यहां है, इनके बीच में कौन सा फोर्स, आंख बंद किया, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इस यूनिवर्स में अगर दो चीजें हुई और उनके पास मास है, उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस है, तो वहां एक फोर्स होगा जिसको बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बात समझ में आती है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की थोड़ी सी और। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या तो हम सिंपल बोलेंगे वेन एवर देयर इज टू ऑब्जेक्ट और उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो एक फोर्स होगा जो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे लॉज। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को लेके सबसे पहले जो लॉ, ऐसा नहीं कि न्यूटन सबसे पहले था, न्यूटन से पहले भी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, कल्पना की थी, हाइपोथेसिस दी थी। लेकिन फिर बाद में न्यूटन ने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया, ठीक है, ज़्यादा काम करके उसने अपना एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यहाँ से आपको नोट करना है, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। आई होप ऊपर का दिख रहा होगा। चलो अगर ऊपर का नहीं दिख रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़ा मजाकिया चैप्टर है, ठीक है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, ये आप बचपन से जानते हैं। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला भाई देखो, आप यूनिवर्स में कहीं भी हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर हो, ठीक है, आपको दो मास दिखाई दे कहीं पर भी, दो मास, तो आप क्या बोलोगे? देखो, उसने बोला अगर कहीं पर भी यूनिवर्स में दो मास दिखाई दे और उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो, तो जो फोर्स होगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या होगा? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट के। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और उसने बोला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर। और फिर उसने बोला जब आप इनको कंबाइन कर दोगे, जब इनको कंबाइन कर दोगे तो क्या होगा? तो हम करके देख लेंगे भाई। कंबाइन किया तो ये हो गया m1 m2 बाई r का स्क्वायर है, m1 m2 बाई r का स्क्वायर। और जब हमने यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने बोला g। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को सिर्फ f लिखा करूँगा, आप समझ जाओगे। इस g और इस g m1 m2 बाई r स्क्वायर एक फॉर्मूला तैयार कर दिया फोर्स का। क्या बात समझ पा रहे हो? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का साफ मतलब है कि अगर मास ज़्यादा हुआ तो फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा ही क्यों, उसने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई m1 प्लस m2 कर दो, भाई m1 डिवाइडेड बाई m2 कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो मैंने क्या बोला? लॉ बेटा एक्सपीरियंस से, लॉ एक्सपीरियंस से बना जाता है, एक्सपीरियंस से। तो उसका एक्सपीरियंस ये कहता है, उसने कहा मानो, क्या करोगे? उसने कहा मानो, लॉ है भाई, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से, उसने ऑब्जर्वेशन से बनाया है इसको। और किसी के ऑब्जर्वेशन को आप गलत नहीं ठहरा सकते जब तक आपके पास उसको काउंटर करने के लिए कुछ है या नहीं। बात समझ पा रहे हो? तो हमने क्या बोला कि जैसा उसने बोला ऐसा मान लेंगे और एक लॉ बना देंगे, एक फॉर्मूला बना देंगे इस फोर्स का। अब ध्यान रखना, इस फोर्स की खासियत क्या है? ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं हम। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, कंबाइनिंग बोथ। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे वी विल गेट लाइक दिस। फिर इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो जी मिलेगा। अब जी की बात कर लेते हैं सर, तो जी की बात कर लेते हैं सर। तो जी क्या है सर? तो जी को बोला गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने लिख दिया ऐसा तो तुम समझ जाओगे ग्रेविटेशनल है। अच्छा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर कांस्टेंट समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ में आता है? आपने यूनिवर्सल क्यों लगा दिया? भाई यूनिवर्सल इसलिए लगा दिया ना कि यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ सेम रहेगा ये। ऐसा नहीं कि अर्थ के ऊपर से हम अर्थ के यहाँ पर बैठ के काम कर रहे तो इसकी वैल्यू, जैसे मैंने बोला देखो इसकी वैल्यू कितनी आनी है, इसकी वैल्यू आनी है कितनी, समझना, इसकी वैल्यू 10 की पावर 11 में आनी है। और यहाँ पर कुछ होना है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? 1 मिनट में मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है ना? इतने सारे कांस्टेंट है कि मैं इसका अभी भूल गया एकदम से, ठीक है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसकी कुछ वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ x है। अभी हमें वैल्यू नहीं पता, हमने मान लिया कुछ x है, सबकॉन्शियस मेमोरी में हो, 1 सेकंड में अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है? इसकी वैल्यू कुछ x है मान लो। अब मैं बोलूँ कि मैं अभी अर्थ पर बैठ के काम कर रहा हूँ, अर्थ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 2 मास लिया मैंने, फोर्स निकाल रहा हूँ, तो मैं जी की वैल्यू x पुट कर रहा हूँ। अब मैं चला गया, हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक, ओके। तो मैं कहानी क्या कह रहा था कि हाँ, इसको सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं सर? सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों नहीं कहते? ये यूनिवर्सल वर्ड क्यों डाला गया है सर? बताइए सर। तो मैंने कहा देखो बेटा, मान लो जी की कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है, हर कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती। इस जी की कुछ वैल्यू है, अब मैं अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मान लो x है। अब मैं अर्थ के बाहर जाके कर रहा हूँ, जुपिटर पे कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? नहीं, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। कहीं पर भी चले जाओ, यूनिवर्स के कहीं भी चले जाओ, कोने कोने में, तुम पानी में जाके एक्सपेरिमेंट करो, हवा में जाके एक्सपेरिमेंट करो, ईथर में जाके एक्सपेरिमेंट करो, अल्कोहल में जाके एक्सपेरिमेंट करो, कहीं भी जाके एक्सपेरिमेंट करो, भाई साहब जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए कहा जाता है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ तक आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। यहीं से नोट करने वाला है, इसको वर्ड्स में भी हम नोट कर सकते हैं। बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है हल्का हल्का? ओके, तो प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अगला। देखो अभी ना हमने जो भी बातें करी वो जी के बारे में कर रहे थे, ठीक है। जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11। अब इसकी यूनिट हम निकाल लेंगे अभी यूनिट, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है फिक्स, और जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम मतलब कहीं भी ले जाओ, पानी में, समुद्र में, अर्थ के बाहर, अर्थ के अंदर, कहीं भी, तो मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम पे जरा सा भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब हम जी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। पहले आप फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, वैसा ही सेम। फोर्स का फॉर्मूला था सर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हाँ जी सर, हो गया फोर्स। अब यहाँ से जी निकालो, जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी को एक तरफ रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। भैया तुम इधर जाओ, m1 m2 को नीचे लाओ। कैसे हुआ ये? कई सारे बच्चे परेशान हो गए होंगे कि सर ये कैसे हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, ये m1 m2 को नीचे लाया, आर स्क्वायर को ऊपर ले गया, जी को अकेला कर दिया, जी को अकेला कर दिया, ठीक है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम जी की बात करें भाई, जी की यूनिट निकालो, जी की डायमेंशन निकालो, तो देखो भाई यूनिट निकालने का तरीका क्या है। फोर्स को लिखो सर न्यूटन, डिस्टेंस को लिखो सर मीटर स्क्वायर, मास को लिखो केजी इंटू केजी, तो ये हो गया केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर जी की यूनिट बोलूँ तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अच्छा सर इसकी डायमेंशन बता दो सर। डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए क्या करोगे बेटा? डायमेंशन के लिए कुछ भी नहीं करना। आप दोबारा देखो, एफ का डायमेंशन लिखो। देखो जी इक्वल टू क्या है, एफ है ना, एफ का डायमेंशन लिखो mlt -2। बेटा ये फोर्स का डायमेंशन होता है। मैं सपने में पूछूं आपसे, आप सो रहे हो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? आंसर आना चाहिए भाई, यही डायमेंशन होता है, याद कर लो। फोर्स वाला बहुत यूज होता है। और डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का तो एल होता है सर, एल का स्क्वायर हो गया सर। अब जी का ये फॉर्मूला है ना, पुट कर रहा हूँ मैं, एफ की जगह पर आर की जगह पर एम की जगह पर केजी, केजी को क्या लिखोगे एम, फिर केजी की जगह पर एम, तो एक एम से एम गया, तो डायमेंशन क्या निकलता है सर? जी का डायमेंशन देखो क्या निकलेगा, एम ऊपर गया -1, ये एम ऊपर जाएगा बेटा, ये वाला एम जो नीचे एम है ऊपर जाएगा, और ये एल स्क्वायर और एल, ये हो गया एल क्यूब t -2। बेटा अगर इतनी सी गणित आपको नहीं आती, दोबारा मैं बोलूँगा, देखो जी का डायमेंशन निकाला है मैंने, अगर इतनी सी गणित आपको नहीं आती है तो बिलीव करो आप परमात्मा के अवतार हो, आप धरती पर सिर्फ माँ बाप का पैसा खर्च करने आए हो। अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया कुछ, कोई नहीं, ये मेरा डायलॉग है, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? ये कैसे हुआ बेटा, आपको समझ में आया? बताओ, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ ये सोच के कि कोई दिक्कत रह ना जाए। तो अब जी के बारे में एक और ख़ास बात, मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम इंडिपेंडेंट है। हम काफ़ी डिटेल में बातें कर रहे हैं ताकि हमसे एमसीक्यू एक भी ना छूटे, ठीक है भाई। जी हो गया आपका मीडियम इंडिपेंडेंट। अब आगे क्या? आगे ये सब बातें बता दी, अब आगे क्या? तो और कुछ खासियत देख लो। क्या क्या खासियत देखो? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी कुछ खासियत देखो। क्या खासियत देखोगे? अगर मैंने बोला एक मास है m1, दूसरा मास है m2, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है r, तो कैसे फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा? तो पहला पॉइंट भाई, फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होगा, ये दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। अच्छा ये हो गया। दूसरा बताओ सर, तो दूसरा सुन लो बेटा। दूसरा ये है कि ये वाला बंदा m1 m2 को इधर खींचेगा, m1 जो है m2 को इधर खींचेगा और m2 m1 को इधर खींचेगा। क्या दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं? हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, खींचते कैसे हैं? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट होता है फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट होता है फोर्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आ गया हमें। और बताओ सर इसके बारे में कुछ खास बात? तो सुनो बेटा, ध्यान रखना, ये जो फोर्स है एक दूसरे के सेंटर की तरफ लग रहे हैं। देखो m2 की देखो, जो m1 है, m1 वो क्या करेगा? वो m2 को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, और जो m2 है वो m1 को अपने सेंटर की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स। क्या होता है बेटा? सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रल फोर्स है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स बिटवीन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू मासेस। देखो इसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा है फोर्स, सेंटर के अलॉन्ग लग रहा है फोर्स,
इस बॉडी के सेंटर के अलोंग, इस बॉडी के सेंटर के अलोंग। बिल्कुल देखो, वो अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, वो अपने सेंटर की तरफ धक्का मार रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल फोर्स। तो इक्वल एंड अपोजिट सेंट्रल फोर्स है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब क्या है सर? समझाइए सर। कि मैंने बोला आपने एक बार वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया, एक बार मास है m1 और m2 वैक्यूम के अंदर है, आपने फोर्स निकाला, फोर्स आया 10 न्यूटन। अगली बार आपने सेम चीज़, सेम एक्सपेरिमेंट किया, m1 m2 को ले गए पानी के अंदर और पानी के अंदर भी फोर्स आपका 10 न्यूटन ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सर और कुछ बातें बता दो सर, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दो सर। तो सुन लो बेटा, एक्स्ट्रा बातों में क्या है बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉइंट मास के लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए वैलिड। अब बोलोगे सर पॉइंट मास के लिए वैलिड है तो हमारा जो, अच्छा बताओ पॉइंट मास के लिए वैलिड का मतलब क्या है? मतलब ये ऐसे फॉर्मूले में ही हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ बहुत ही पॉइंट जैसा मास दिखाई दे। फॉर एग्जांपल जब मून को मैं देखता हूँ और जब मैं सन को देखता हूँ तो मुझे एक पॉइंट नज़र आता है, पॉइंट। रियल में पॉइंट नहीं है पर उसको एज्यूम कर सकते हैं एज ए पॉइंट मास, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए ही वैलिड है। अगर हमारे पास पॉइंट मास ना हो तो क्या करेंगे हम? तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा सेंटर ऑफ मास। क्या सीखा होगा? सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक बॉडी है, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है और इनका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, डिस्टेंस मुझे पता है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाऊँगा? तो आंसर है नो। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन से फॉर्मूले का सर? Gm1 m2/r²। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है और ये तो पॉइंट है ही नहीं। तो क्या करें सर, क्या करें? फॉर्मूला तो लगाना है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, तो हम यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या यूज़ करते हैं कि भाई इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा बन गया, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ये भी तो सेंटर ऑफ मास बना लेंगे इसका, डिस्टेंस r। अब फॉर्मूला लगा दो, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कुछ m1, इसका मास होगा कुछ m2। अब फॉर्मूला लग जाएगा Gm1 m2/r²। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कर दिया। यानी कि ये फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास पॉइंट मास नहीं है तो क्या करें? अगर पॉइंट मास नहीं है तो भाई सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाओ, उसे पॉइंट मास बनाओ, फिर सॉल्व करो। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा दोस्तों, सारी बातों को ध्यान में रखना ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो हमसे MCQ या कुछ भी तभी छूटता है ना जब हम ऐसे बेवकूफ़ियाँ करते हैं, चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ते। क्वेश्चन यही आता है कि भाई 2 मास पहले एयर में था, फिर उसको तेल में ले गए तो फोर्स कम होगा कि बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ऐसे मजाकिया क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना, जो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, और मैं क्या बातें बता रहा था आपको कि अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जी के बारे में पढ़ लिया। अब सुनो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। अब जैसे मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, कुछ बच्चे जो है ना, वेक्टर फॉर्म क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे मछली की तरह तड़पेंगे, मछली की तरह। अब मछली की तरह क्यों तड़पते हैं? क्योंकि भाई वेक्टर सुनते ही हालत ख़राब हो जाती है, ये तो बड़ी खतरनाक सी चीज़ आ गई, वेक्टर वेक्टर क्या दे दिया। देखो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना, वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन भी बताना है। पहले हमने बताया था वैल्यू कि फोर्स की इतनी वैल्यू होगी भाई m1 m2/r², जी वहाँ पर था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि डायरेक्शन के साथ, न्यूटन्स लॉ को डायरेक्शन के साथ बताओ भाई, यानी वेक्टर फॉर्म का मतलब है डायरेक्शन के साथ। अच्छा सर, डायरेक्शन के साथ कैसे बताएंगे? तो सर ने आपके लिए जुगाड़ बनाया। क्या जुगाड़ बनाया? सर ने बोला कि मानो हम ऐसे बना रहे कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको माना करो x एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसको -x एक्सिस, इसको -y एक्सिस, इसको माना करो अब i कैप। इस तरफ डायरेक्शन होती है i, स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड, इस तरफ डायरेक्शन लेते हैं हम j, ठीक है, और ऊपर हुआ तो k, ये डायरेक्शन है डायरेक्शन। i j क्या है? यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा i j के बारे में ही जान लो भाई, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम कोविड वाले बच्चे हो, ठीक है। i और j का मतलब क्या हो गया? आप मैं बोलूँ देसी भाषा में समझ लो, डायरेक्शन ऑफ x, डायरेक्शन ऑफ x। क्या? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हैबिट हो गई है बोलते बोलते। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ x है, ये डायरेक्शन ऑफ y है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक बार मिटा भी दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 मास, पहला m1 है, दूसरा m2 है, यहाँ पर 2 बॉडीज़ है, ठीक है भाई। अब ये आपको पता है सेंटर ऑफ मास लेंगे हम इनका, ठीक है। 2 पॉइंट मास है मान लो।
और इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो r, यहाँ से यहाँ तक, एक इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस है r। तो आप कैसे कैसे बातें बोलोगे, कुछ बातों को सीख लो। आप ऐसी ऐसी बातें बोलोगे, आज सीख ही लो, इसको ख़त्म करो। देखो इस बॉडी का नाम है 1, इस बॉडी का नाम है 2। तो ध्यान रखना, इस तरफ जो फोर्स लगेगा, इस तरफ जो फोर्स लगेगा उसको बोला करेंगे हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लगाने वाला बंदा हमेशा पीछे होगा, लिख दे रहा हूँ मैं, फोर्स लगाने वाला पीछे होगा, फोर्स लगाने वाला पीछे होगा, लगाने वाला पीछे होगा, पीछे होगा, ठीक है। मतलब देखो लात मारने वाला बंदा पीछे होता है, ऐसे लात मारता ना पीछे होता है। तो सिमिलर में मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 लगाया गया 1 के वजह से। वैसे ही देखो 2 पर 1 इधर लगाएगा ना, अट्रैक्ट करेगा। वैसे अगर मैं बोलूँ इस तरफ क्या लिखोगे, फोर्स इस तरफ ना, इस तरफ कौन लगाएगा, 2 लगाएगा 1 पर, फोर्स ऑन 1 लगाया गया 2 के द्वारा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब मैं बोलूँगा देखो भाई, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या, हम लिखेंगे नाउ, हम ऐसा लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फॉर्मूला क्या होगा, g मास ऑफ 1 मास ऑफ 2 डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अब लगा देंगे इस पर वेक्टर, और डायरेक्शन किस तरफ है बताओ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ है, तो लिख देंगे -i। क्या लिख देंगे, क्योंकि हमने इस तरफ माना है प्लस का i, तो इस तरफ हो गया -i। इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या बात समझ में आती है। आगे देखो बेटा, आगे मैं ऑल्सो बोलूँगा, ऑल्सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 पर 2 की वजह से इस तरफ। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन हो गया प्लस का i कैप। क्या बात समझ में आती है। तो यहाँ से क्या क्या बातें प्रूफ होती है, देखो फोर्स इक्वल है पर अपोजिट इन डायरेक्शन है, प्लस माइनस का खेल है, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। तो आगे बढ़ लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फटाफट, चलो फटाफट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अब, ठीक है। हाँ जी बोलो। हाँ ये हो जाएगा, अब मैं बड़ा लिख दूंगा इसको। अब मेरे बच्चों मेरे, ठीक है, अब ध्यान दो। अभी हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पता है क्या, हम एक छोटी सी बात पढ़ेंगे, छोटी सी बात याद कर लेंगे इसको जीवन भर के लिए, कि भाई देखो फोर्स का ना एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स की वजह से हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। क्या ये बात आप जानते हो, हाँ जी जानते हो। अब छोटी छोटी बात को समझना कि भाई जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके पीछे प्रूफ क्या है। तो हमने कहा देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये फोर्स ही तो था, फोर्स। अगर ये फोर्स है तो कहीं पर अगर एक्सेलरेशन आता है तो हम ये समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल सही है। अरे ये कहता है फोर्स है तो एक्सेलरेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई अगर ये अर्थ है, अर्थ, और हम रहते पता है कहाँ पर है बेटा, हम रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, यहाँ रहते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई अर्थ के सरफेस पे अगर कोई चीज़ होता है ना, कोई चीज़, तो उसमें एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है अच्छा पक्का कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। तो हमने बोला फोर्स क्यों लग रहा है, तो हमने उसको बताया कि देखो इस बॉडी के पास भी मास था, अर्थ के पास भी मास है, इसीलिए फोर्स लग रहा है, और फोर्स है इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रूफ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, या ग्रेविटेशन का एक प्रूफ है। हाँ भाई और बताओ, और क्या प्रूफ है कि भाई ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो बोला गया और भी प्रूफ है हमारे पास। हमने कहा ये है समंदर, क्या ये समंदर, और ये है चांद, चांद कहीं ऊपर है, चांद। अब ये चांद क्या करता है भाई, ये चांद ना इस पानी को ऊपर खींचता है, और पानी को ऊपर खींचता है तो हमें मिलता है ज्वार भाटा, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, जो पानी की लहरें ऊपर उठती है। अरे मैं भूल गया इंग्लिश में, मेरे को याद था, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। ज्वार भाटा को क्या बोलते हैं उसे, जो हाँ वेव्स, वाटर की वेव्स ऊपर उठती है उसको। तूफान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पानी का तूफान को इंग्लिश में, अरे कुछ बोलते होंगे यार। हाँ स्टॉर्म, वाटर स्टॉर्म, ठीक है ना, या फिर कुछ और भी बोल सकते हो आप, जो अरे यार ठीक है। तो इस तरीके से पानी की लहरों का ऊपर उठना, हाँ पानी की लहरों को ऊपर उठना, जो पानी की लहरें समुद्र में ऊपर उठती है ना, वही रीज़न है चांद। चांद उसको खींचता है, चांद उसको खींचता है। और क्या सपोर्ट में है भाई कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सही है, उसके पीछे और क्या प्रूफ है। देखो भाई हमने कहा ये सन है, देखो कहानी को समझना, हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये हमारा सन है, हमारा क्या ये सन है, और यहाँ पर कहीं पर अर्थ है, क्या है यहाँ पर अर्थ। अब होता क्या है बेटा, आपने देखा होगा कि अगर मान लो ये सन नहीं होता, यहाँ पर ये सन नहीं होता, तो क्या होता,
अर्थ अर्थ आराम से ऐसे जा रहा था, ऐसे ही जाता रहता। अर्थ आराम से जा रहा था, कहीं पर यूनिवर्स में घूम रहा था, चल रहा था, चलते रहता, ऐसे चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, ऊपर जाते रहता है ऐसे। लेकिन होता क्या है, सन के प्रेजेंस के कारण, सन के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और उस फोर्स के कारण ही ये ऐसे घूम जाता है। अब एक बार घूम गया, हाँ जी, जो सन है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है और उसके पाथ को सर्कुलर कर देता है, या जो भी बोलोगे आप, इलेप्टिकल जो भी बोला जाता है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सन क्या करता है, सन अर्थ के स्ट्रेट जो सीधा मोशन चल रहा था, ऐसे मान लो कि अर्थ ऐसे जाने वाला था, लेकिन उसको मोड़ के एक अलग सा पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक प्रूफ है कि सन के अराउंड हमारा अर्थ घूमता है, ग्रेविटेशन का प्रूफ है। इवन जितने भी स्टार्स है वो एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी, अब पूछो बेटा, पूछो। यस, देखो एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि भाई बताओ, ये सन है, ये अर्थ है, तो जैसे सन अर्थ को ऐसे खींच रहा है ना, जो सन है अर्थ को खींच रहा है, वैसे अर्थ भी सन को खींचेगा। हाँ जी, वैलिड है। लेकिन यहाँ पर और समझना एक छोटी सी बात कि सन का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, तो हम बोलेंगे, देखो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दोनों का फोर्स अलग है, नहीं, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। क्या बोला मैंने, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। आप ये मत समझना कभी कि भाई ये फोर्स जो है ना, ये ज़्यादा लगाएगा वो कम लगाएगा, ऐसा नहीं होता। ये फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। बस इफेक्ट दिखने की बात है, तो हमें ये दिखता है कि भाई ये सन के अराउंड घूम रहा है गोल गोल, और कोई बात नहीं है। फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होता है। हम ऐसा मानते हैं कि जब सोचो, मैं इमेजिन करवाता हूँ आपको एक बढ़िया सी चीज़। मैंने कहा कि मान लो यूनिवर्स बन रहा है, कहीं पर अर्थ, अभी हम पैदा भी नहीं हुए हैं, कहीं पर अर्थ हमारा गोला कहीं ऐसे चल रहा है, आगे यहाँ से चलता हुआ ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और यहाँ जा रहा था, और कहीं पर सन था, कहीं पर सन कोने में कहीं पड़ा हुआ था। उसने देखा अरे सामने से अर्थ आ रहा है, अर्थ को जाना ऐसे था, उसने अर्थ को खींच के ऐसे कर दिया, और फिर वो इसमें ट्रैप हो गया और घूमता रहा। तो सन कर क्या रहा है, सन सिर्फ इसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर रहा है बस, और सन कुछ नहीं कर रहा। यानी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पाथ को इस मेंटेन करके रख रहा है, सर्कुलर जो पाथ आप बोल सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स और कुछ भी नहीं कर रहा, इसके सर्कुलर पाथ को मेंटेन करके रख रहा है। मतलब सोचो, मेरी बात को समझो। अगर मैंने आपसे बोला कि कहीं पर फोर्स, समझो इस चीज़, छोटी सी चीज़ को, मैंने कहा कि यहाँ पर एक चीज़ है, एक बॉडी है, जिसको मैं ऐसे फेंका तो वो ऐसे ही चला गया। लेकिन सेम बॉडी को मैं रस्सी से बांध दूँ, यहाँ खूंटे से गाड़ दूँ, अब फोर्स लगाओ तो ऐसे घूम जाएगा। मैंने कहा एक बॉडी को मैंने ऐसे फेंका, ऐसे चला गया, लेकिन अगली बार मैंने बॉडी को उससे बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया, अब मैंने फोर्स लगाया तो ऐसे घूम गया। रीज़न क्या था, एक फोर्स इसमें पैदा होता है रस्सी में, टेंशन। तो एक फोर्स लगा इस तरफ, टेंशन, उस टेंशन ने इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जो हमारा अर्थ है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को, मतलब अगर सीधा जा रहा था तो उसको टेढ़ा कर देता है बस। बात समझ पा रहे हो। वरना ऐसा भी क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी तो मन में बन सकता है कि भाई ये सन है और ये अर्थ है और ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो ये दोनों पास आएंगे और हम जल क्यों नहीं जाएंगे, हम मर क्यों नहीं जाएंगे। तो बेटा रीज़न ये है कि ये जो फोर्स है ना इनके बीच में, फोर्स वो कर क्या रहा है, एक्चुअली में फोर्स कर क्या रहा है, फोर्स सिर्फ इतना सा काम कर रहा है कि अर्थ हमारा ऐसे जा रहा था, तो सन के जैसे ही पास आया उसने अर्थ के मोशन को चेंज कर दिया, अर्थ के डायरेक्शन को चेंज कर दिया बस। वो मतलब जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो काम क्या कर रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स पास लाने का काम नहीं कर रहा, अट्रैक्शन का फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो अच्छे से, क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में, बताओ, है ना, क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में। अगर तुमसे कोई बोले कि भाई अगर अर्थ सन को सन अर्थ दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे को, तो एकदम से हमें भस्म हो जाना चाहिए, है ना, तो हम भस्म नहीं होते। रीज़न यही है कि भाई अर्थ, मान लो यूनिवर्स बना नहीं, अर्थ अपना प्यार से ऐसे जा रहा है और सन के जैसे पास आया, सन ने अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, तो क्या बदलेगा, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा बस, लेकिन वो मोशन करना थोड़ी छोड़ेगा।
कुल मिला के बात यह है कि अर्थ अगर रुका होता, सुन लो मेरी बात, अर्थ अगर रुका होता और सन अगर रुका होता तो ऐसा हो सकता था कि दोनों आपस में चिपक जाते, क्योंकि फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा होता, फोर्स चिपकाने में बिजी होता। लेकिन जब अर्थ ऑलरेडी घूम रहा था तो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स काम आ रहा है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में, चिपकाने में नहीं। तो यही क्लियरिटी है इस कॉन्सेप्ट की। अब इतने सारे प्रूफ देख लिए हमने कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हाँ भाई फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली। अब क्या आगे ये पढ़ना होता है हमें कि देखो भाई, जहाँ फोर्स वहीं पर एक्सेलरेशन, जैसे होता है ना, जहाँ चाह वहीं राह। तो ध्यान रखना, कहीं भी जीवन में फोर्स दिखे समझ जाओ एक्सेलरेशन, जहाँ फोर्स वहीं एक्सेलरेशन। तो हमने बोला ठीक है भाई, अब क्या करना है, तो मैंने कुछ दिमाग में याद करवाया आपको। मैंने बोला देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला होता है G(m1), ये कौन सा m अभी बताऊंगा, ये m2/r²। ठीक है भाई, मैं समझ गया, ठीक है। अब मैंने बोला सुनो, बात समझना, ये कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है। अब मैं कुछ और दिमाग लगा रहा हूँ आपके लिए, और डिस्टेंस है इनके बीच में r, डिस्टेंस है इनके बीच में r, तो ये फॉर्मूला है। अब मैं आपसे दिमाग क्या लगवा रहा हूँ ये समझना। अब मैंने कहा सुनो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, मैंने कहा ये है आपका अर्थ। आपने बोला ठीक है सर, इसका मास कहाँ होगा सर? मैंने कहा बेटा इसके सेंटर पे मान लो इसका मास। फिर मैंने कहा बेटा देखो, आप यहाँ पर सरफेस पे हो, आप सरफेस पे खड़े हो, आपको मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट, आप हो MO, क्या हो, ऑब्जेक्ट। अब होगा क्या, ये अर्थ आपको नीचे खींचता है, ऐसे खींचता है। तो आप बोलोगे सर मैं फोर्स कैसे निकालूँ सर? तो मैंने कहा देख भाई, यहाँ तक का रेडियस मान ले, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि तू बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे ही है, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा ये डिस्टेंस। आप बोलोगे सर थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, तो हम पूरे को रेडियस ही मान सकते हैं। समझ इस बात को। तो मैंने कहा फोर्स लिख दे बेटा, तो तू बोलेगा भाई G(m1) m2 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। पर m1 कौन है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। m2 कौन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात को समझ, जब तेरे को फोर्स लगा तो तू जमीन की तरफ खिंचाव फील करता है, देख जमीन से चिपक के चलता है, चिपक के, यानी तेरे ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन। तो तू क्या लिखेगा, तो ये तो लिखेगा कि सर इस फोर्स की वजह से, सर इस फोर्स की वजह से मेरी बॉडी मतलब मैं ऑब्जेक्ट, मेरे अंदर एक्सेलरेशन भी तो आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये जो फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से इस मास के अंदर एक्सेलरेशन आया होगा। और ये फोर्स किसके बराबर है, G मास ऑफ E मास ऑफ O/r²। r मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा सर, अगर मैं m0 से m0 काट दूंगा बेटा, तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है किसने पैदा किया, तो ये एक्सेलरेशन अर्थ ने पैदा किया। क्या बोला मैंने, ये एक्सेलरेशन अर्थ ने पैदा किया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि फोर्स किसने लगाया था, अर्थ ने। तो इसी का नाम रखा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अर्थ के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, अर्थ के लिए यूज़ करते हैं हम ग्रेविटेशन की जगह पर हम यूज़ करते हैं इसकी जगह पर ग्रेविटी। ठीक है, ध्यान रखना, अर्थ के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला बेटा इसी का नाम रखा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी से हमने इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, और इसका फॉर्मूला बन के आता है G मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और जब हमने G की वैल्यू पुट करी, मास ऑफ अर्थ पुट करा, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करा, तो हमें कितना आंसर मिलता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहानी समझ में आई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्टोरी क्या है, कि एक बंदा अर्थ के सरफेस पे था, अर्थ ने उसको खींचा, तो अर्थ वाला फोर्स ये रहा, और इसी फोर्स ने एक्सेलरेशन पैदा किया। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों फोर्स इक्वल ही तो होंगे यार, ग्रेविटी वाला फोर्स ही तो एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिया यार। जब इक्वल कर दिया तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकला, और इसी एक्सेलरेशन को हमने प्यार से अर्थ के लिए स्वीट सा नेम दिया ग्रेविटी, और बोला हमने इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। फिर इसकी कुछ खास बातें हम करते हैं। अच्छा, कुछ खास बातें बता दो सर, हर बार कुछ स्पेशल बातें बता दो सर। तो सुनो बेटा, G का वैल्यू आया G मास ऑफ अर्थ। देखो कैपिटल G स्मॉल g में फ़र्क है बेटा, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बेटा। अच्छा सर, कुछ खास बातें बताओ सर। सुनो बेटा, मैंने कहा ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ मास ऑफ अर्थ। आप समझना, अर्थ को हम मम्मी बोलते हैं ना, मदर,
मदर अर्थ, तो ये मदर है, ये मदर है, ठीक है बेटा। आप समझना, यहाँ पर एक हाथी है, अर्थ के सरफेस पे एक हाथी है और एक मैं हूँ पतला दुबला, मैं पतला दुबला इंसान। अब बताओ कितना एक्सेलरेशन ये फील करेगा हाथी, और कितना एक्सेलरेशन ये फील करेगा, बताओ। तो आप बोलोगे सर ये कैसी क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ एक हाथी है, एक मैं हूँ, किसको ज़्यादा खिंचाव फील होगा? तो आप बोलोगे सर हाथी भारी है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बेटा। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ दोनों को सेम खिंचाव, दोनों को सेम प्यार देगी। बोलो क्यों? ये तो मैंने कहानी बना दी, आपको बेवकूफ़ बना दिया है ना, हमने बेवकूफ़ बना दिया। नहीं, कहानी को समझो, हमने बेवकूफ़ नहीं बनाया आपको, हमने तो स्टोरी बना दी, इस बच्चों को बेवकूफ़ बना दिया कि ये तो मदर अर्थ है, दोनों को सेम प्यार करेगी। ऐसा नहीं होता। स्टोरी ये है, देखो जो तुमने जी का फॉर्मूला निकाला है उसमें कैपिटल जी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है सबके लिए, मैंने कहा था ये कभी चेंज नहीं होगा, इस धरती पर हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होगी मेरे प्यारे बच्चे। और मास ऑफ अर्थ भी तो फिक्स ही है। अगर मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है, यानी इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। देखो ये भी वैल्यू कांस्टेंट, ये भी वैल्यू कांस्टेंट, ये भी वैल्यू कांस्टेंट, तो आंसर भी तो कांस्टेंट आएगा सर। अगर आंसर अगर कांस्टेंट है, अगर 9.8 है, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो? क्योंकि मैं आपको बेवकूफ़ समझता हूँ, मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आपको लिखना हो छोटा हो या मोटा, है ना, बड़ा हो छोटा हो, मोटा हो टेढ़ा हो मेरा हो, जैसा कुछ भी हो, सबके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहने वाली। आपसे बोलेंगे एक 50 किलो की बोरी है मेरे हाथ में, एक 5 किलो की रुई है मेरे हाथ में, दोनों को बताओ छोड़ूंगा, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा? सेम एक्सेलरेशन। अगर सेम एक्सेलरेशन है, सेम खिंचाव है, तो नीचे पहुंचने का टाइम भी सेम होगा। ऐसे बोलते हैं, हम एक छत पे खड़े हो गए, एक हाथ में 100 किलो, एक हाथ में 1 किलो, कौन पहले नीचे आएगा? अरे गधे, सेम टाइम पर आएगा नीचे। अच्छा, सेम टाइम पर क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, खिंचाव दोनों का सेम है ना, एक्सेलरेशन सेम है ना, जिस एक्सेलरेशन से गिरेंगे वो सेम है, तो भाई सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कहानी थी, ध्यान रखना। हैवी बॉडी हो, स्मॉल बॉडी हो, कैसा भी बॉडी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होता। फॉर हैवी बॉडी, क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी जी सेम, जी क्या रहेगा? सेम। तो आप एक पल का मैं सांस लेता हूँ, जब तक आप इसको समझिए अच्छे से, और समझ में ना आए तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है, मैंने क्या कहा मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि हैवी बॉडी के लिए भी, ठीक है ना, हैवी बॉडी हो चाहे लाइट बॉडी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहने वाला है। चलो तो भैया देखो, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आती है, यानी जी की वैल्यू कब बदलेगी बेटा? जी, मैंने क्या बोला, स्मॉल जी ना, तो स्मॉल जी की वैल्यू की बात की हमने, तो स्मॉल जी होता है जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो जी की वैल्यू तभी बदलेगी जब आप मास ऑफ अर्थ बदल दो, ये तो भूल जाओ। मास ऑफ अर्थ थोड़ी बदलेगा। अबे तू गड्ढा खोदेगा ना, तो गड्ढा खोद के भी अर्थ पे ही डालेगा, कहाँ डालेगा? कचरा करेगा, कचरा कहाँ डालेगा? अर्थ के ऊपर ही डालेगा। तो मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन ये चेंज हो सकता है। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? रेडियस चेंज कर दोगे, बड़ा कर दोगे, छोटा कर दोगे? नहीं, मैं समझाता हूँ, स्टोरी समझ। स्टोरी ऐसा है कि जो ऐसा कहा जाता है कि अर्थ ना कुछ ऐसा है, इनमें पोल्स एंड इक्वेटर होते हैं ना, पता है आप लोगों को? एक इसको बोलते हैं शायद पोल, ठीक है, तुम्हें याद होना चाहिए, पोल है ये, और ये इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। देख अब समझ, अगर तू यहाँ रहता है इक्वेटर पे, कहाँ रहता है? इक्वेटर पे। तो अगर इक्वेटर पे जाएगा, इक्वेटर पे, तो ये डिस्टेंस तेरे को जो रेडियस, मान लिया अभी रेडियस बोल रहा हूँ मैं, रेडियस, और इस तरफ से अगर यहाँ पोल्स पे है तो रेडियस ये होगा। ठीक है, तो देख अगर तू इक्वेटर पे जाएगा, इक्वेटर पे, इसको इक्वेटर बोलते हैं, तो ये आर ही कम है, आर ही कम है। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या? मैंने ऐसा बोल दिया? चलो रुको, मैंने उल्टा बोल दिया, रुको, सुनो, मैंने उल्टा बोल दिया। ये वाला हमारा पोल है, ठीक है, ये पोल्स है, ये इक्वेटर है, देखा, ये इक्वेटर है अभी। ठीक है, सब कॉन्शियस मेमोरी में होता है। अब समझना, अगर तू इक्वेटर पे जाता है, इक्वेटर पे जाता है, और ये है पोल्स। सुन, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो जी क्या होगा? कम। जी क्या होगा? कम। यानी कि हम बोले अगर जी एट इक्वेटर, तो वो कम होता है। क्यों कम होता है भाई?
क्योंकि रेडियस ज़्यादा होता है, आर ई क्या होता है, ज़्यादा। क्या ये बात समझ में आ गई? और पोल पे देख, पोल पे आर ई कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा। पोल पे आर ई कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा। तो ये छोटी सी बात थी। क्या बात समझ पा रहा है? यानी तू इसको चेंज कर दे, नीचे के डिस्टेंस को चेंज कर दे, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तेरा मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं होने वाला, ना ये चेंज होने वाला है, सिर्फ ये चेंज करके जी की वैल्यू चेंज करेगा। यानी कि समझ पा रहा है? ज़्यादा किस पे वैल्यू होती है, ज़्यादा तेरा पोल्स पे होने वाला है। क्यों? डिस्टेंस कम तो जी ज़्यादा, और यहाँ कम होने वाला है। अच्छा सर, ये बात तुम्हें समझ में आ गई सर। अच्छा और क्या बताओगे सर? तो अब सुनो, एक और तरीका है। मान ले तू अर्थ पर खड़ा है और तूने क्या किया, तू अर्थ पे खड़ा है और पहले तूने जो फार्मूला निकाला था, फार्मूला उसमें रेडियस ऑफ अर्थ यूज़ करा, क्योंकि तू अर्थ के सरफेस पे खड़ा था। तो तूने फार्मूला बना दिया जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है, मान गए सर। लेकिन अगर तू मान ले तू ऊपर जा रहा है, ऊपर, तब तेरे को डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा? तेरे को डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, ये। यानी कि अब तेरे को रेडियस ऑफ अर्थ के साथ साथ ये वाली जो हाइट तू गया, ये वाली हाइट, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या लिखेगा तू? यहाँ पर तो लिखेगा आर ई प्लस एच लिखेगा। अगर आर ई प्लस एच का स्क्वायर हो गया तो नीचे की संख्या बढ़ गई तो ऊपर की संख्या घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे वाह सर, तो हमें चेंज कर पा रहे हैं क्या? हम जी की वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं? हाँ बेटा, तभी तो जब तू स्पेस में जाता है तो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो हम बोलते हैं स्पेस में ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है। क्या बात समझ पा रहा है? समझना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, समझना पड़ेगा। बता, क्या समझ पा रहा है बेटा? है ना? ठीक है। अब सुन बेटा, क्या और भी हम चेंज कर सकते हैं? हाँ देखो, ऊपर की संख्या को चेंज नहीं कर पा रहे हम, जी और एम ई को चेंज नहीं कर पा रहे, पर नीचे की संख्या को चेंज कर पा रहे। कैसे? देख, अब तूने क्या किया, तूने अर्थ के अंदर गड्ढा खोदा। अब तू देख, पहले तू ये ले रहा था डिस्टेंस आर ई, अब तू अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के ना यहाँ आ गया। अब तू गड्ढा खोद चुका है, इतना गड्ढा खोद के यहाँ खड़ा हो गया। अब यहाँ खड़ा हो गया तो दोबारा जी की वैल्यू चेंज होगी। अब ये जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, कैसे नहीं चेंज होगी, ये तो पता लगेगा वो करके, एक्सपेरिमेंट करके या डेरिवेशन करके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्या हम जी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले बेटा मुझे बता दे, क्या पीछे तुझे समझ में आया मैं क्या करवा रहा था? बताओ बेटा, क्या पीछे तेरे को क्या? तो बेटा यहाँ तक मैंने खेल आपको समझा दिया। मतलब अब क्या हम पढ़ रहे हैं? वेरिएशन यानी बदलाव। वेरिएशन का मतलब है बदलाव। क्या? बदलाव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी में हम बदलाव पढ़ रहे हैं। तो पहला है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है ना? कैसे कैसे बदल सकते हैं? ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। देखो, शेप ऑफ अर्थ कैसा होता है आपको पता है, सर्कुलर नहीं है, ऐसा है। तो एक इक्वेटर है, एक पोल्स है, इसको हमने बोला इक्वेटर, इसको बोला हमने पोल्स। ठीक है? तो इक्वेटर पे कम होता है, इक्वेटर पे क्या होती है? मिनिमम होती है वैल्यू, मिनिमम। किसकी वैल्यू? जी की। क्यों भाई? क्योंकि इक्वेटर पे क्या होने वाला है? डिस्टेंस ज़्यादा है, मोर इज डिस्टेंस तो जी कम हो जाएगा ना। अगर डिस्टेंस, अरे यार ये तो फॉर्मूला है जी एम ई बाई आर स्क्वायर ना। अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो जी कम होगा। ठीक है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या सर? दूसरा हम पढ़ेंगे हाइट के साथ। पहला हमने शेप के हिसाब से देख लिया, अब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। ठीक है? हाइट लिखा है बेटा, ये मेरी गजब की इंग्लिश है। ठीक है? मेरे घर से कॉल आ रहा था, कोई नहीं, मैंने इसको साइलेंट कर दिया काम के बाद। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, तो इसकी डेरिवेशन कैसे होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो कैसे किया जाता है। हम बोलते हैं ये हमारा अर्थ है। ठीक है बेटा? ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है बेटा? अब अर्थ के सेंटर पे आप क्या कर रहे हो? ये रेडियस ऑफ अर्थ है। हाँ जी सर। ठीक है सर, तो यहाँ पर बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा सर? तो हम बोलेंगे जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है बेटा? ये तो हो गया। अब हम चले गए कहीं हाइट पर, मतलब ये हमारा अर्थ है। ठीक है? हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर जिसका हाइट है मान लो h, और ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। अब क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको लिखते हैं हम जी एच, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एट हाइट एट एच, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा सर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी हाइट पर इतना ग्रेविटी आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। क्या ये कम हो गया है? हाँ जी सर। नीचे की संख्या बढ़ गई तो जी एच कम होता है, जी एच क्या होगा, लेस देन जी, जी एच हमेशा जी से कम होगा, जी मतलब जो सरफेस हमने मेजरमेंट किया है। अच्छा सर ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड करके कुछ निकाल सकते हैं। तो चलो दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करके कुछ निकालता हूँ, ठीक है। पहला इक्वेशन था आपका ये वाला, जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, और जी एच को हम बोल रहे हैं जी मास ऑफ अर्थ आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन 2 बोल के दोनों को डिवाइड कर दो, जिसे एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेंगे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फिर न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई किया करेंगे। तो हम बोलेंगे जी बाई जी एच, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, बोथ को हमने डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लो या 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, चलो हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं, 2 को 1 से डिवाइड करें तो देखो ऊपर आ गया जी एच, नीचे जी, ऊपर आ गया जी एम ई बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, जी एम ई बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो जी एम ई कट गया, आंसर क्या आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाई आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारा बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, कंपैरिजन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एज कंपेयर टू सरफेस, ठीक है ना। तो जी एच कितना आ गया, जी एच आ गया जी एट सरफेस, ये सरफेस का है आपका, पता ना जब हम सरफेस पर रहेंगे बिल्कुल, और मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई उधर भेज रहा हूँ, तो यहाँ हो गया आर ई और नीचे क्या हो गया आर ई प्लस एच का, इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, इस वाले को उधर भेज दिया बस क्रॉस मल्टीप्लाई में। अच्छा ये याद कर लेंगे हम फॉर्मूला, कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 2r, क्वेश्चन कैसा आ गया, क्वेश्चन आ गया कि भाई हम ना अर्थ पर थे, पर हम ना अर्थ से चले गए और 2r डिस्टेंस आगे, मतलब यहाँ से डिस्टेंस हो गई 2r, रेडियस ऑफ अर्थ के दुगना, और ये r ही था। तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? तो बोलेंगे सर ने फॉर्मूला बताया था, जी एच इज इक्वल टू जी रेडियस ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का पूरे का होल स्क्वायर। मैं लगा दूंगा फॉर्मूले में, यहाँ पर जी हो गया, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, यहाँ भी रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और यहाँ हाइट कितना, हाइट है 2r, कितना हाइट ऊपर गया 2r, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, इन सबका होल स्क्वायर। तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे, फटाफट सॉल्व कर ही लेते हैं। तो जी एट एच हो गया जी, ये आर ई हो गया, नीचे हो गया 2 और 3 आर ई स्क्वायर, 3 आर ई, इन सबका होल स्क्वायर, आर ई से आर गया, तो आंसर कितना आ रहा है देखो, आंसर कितना आ रहा है देखो, जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स, ठीक है, ये 1/3 यानी 1/9, यानी जी बाई 9 हो जाएगा, जी बाई 9 कितना हो जाएगा, जी बाई 9, यानी 9 गुना ग्रेविटी कम हो जाएगा। अगर आप 2r ऊपर जाओगे तो 9 गुना ग्रेविटी कम हो जाएगा। देखो पुराने वाले g से 9 गुना कम डिवाइड हो रहा है, तो इसे नोट करो, मैं कॉल अटेंड करता हूँ फटाफट, ठीक है। चलो चलो चलो, इसी कहानी को थोड़ा और हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया यहाँ से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, और इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस कितना हाइट हमने ट्रैवल किया है, इन सब का होल स्क्वायर। अब ना यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि आपका जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हाइट, हाइट के कंपेयर में ये बहुत बड़ा है, मतलब आप बिल्कुल अर्थ के सरफेस से थोड़े से ऊपर ही हो, ज़्यादा ऊपर नहीं हो। तब क्या किया जाता है, तब एक स्पेशल केस हम लगाते हैं। पता है क्या स्पेशल केस? हम कुछ नहीं करते, सब कुछ सेम, जी एच जी, ठीक है, ये आर ई का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर है आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्पेशल केस क्या लगाते हैं हम, एक मैथमेटिक्स लगाते हैं, और मैथमेटिक्स क्या है कि यहाँ जी रहने तो सेम, आर ई को बाहर ले लो, एक आर ई स्क्वायर ऊपर है, एक आर ई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, आर ई लोगे ना आर ई स्क्वायर आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एच बाई आर ई, और यहाँ पर स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मुझे तो नहीं आ रहा, ठीक है नहीं आ रहा, क्या करूँ, बहुत लॉजिकल बात बोलता नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। देखो अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे ना आर ई, तो स्क्वायर के चक्कर में स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और जब आपने यहाँ से कुछ निकाला है तो यहाँ डिवाइड भी होगा। ये मैथमेटिक्स से मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये याद कर लो यार, याद कर लो, क्या करूँ, बाइनोमियल्स लगाने वाले हम यहाँ से, तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। देखो अब उस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है ना जो आप कॉमन नहीं ले पा रहे,
अगर आप कॉमन नहीं ले पा रही तो टीचर क्या करेगा, आपको बोल सकता है कि मैंने कॉमन लिया है, आपको बोल सकता है कि अगर यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब यहाँ पर ये जी हो गया, ये तो कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, नीचे बचा 1 प्लस एच बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अच्छा ये हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन आ गई कि हाइट बहुत छोटा है, तो फॉर्मूले को तुम ईजी बनाओ। तो ईजी बनाने के लिए हम चाहते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ को हम निकाल दे, रिमूव कर दे। तो ये निकल गया यहाँ से। अब क्या होगा, देखो अब एक बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है, पता है क्या, और कभी लिखा हो नीचे ऐसे लिखा हो 1/x की पावर n नीचे, तो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस x की पावर माइनस n। ठीक है, देखो यही ऊपर जाके ऐसे हो गया, पावर माइनस में चला गया। ठीक है, अब यही ऐसा बन जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस एन एक्स, यानी इस माइनस n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये रूल है, ये रूल है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हम दोबारा वही करने वाले हैं, बाइनोमियल का थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग बाइनोमियल। हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 1 प्लस एच बाई रेडियस ऑफ अर्थ का -2 हो जाएगा पावर। अगली बार बाइनोमियल यूज़ करोगे ना, लिख देना बाइनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ये क्लास 11th में होता है। ठीक है, चैप्टर 1 बाइनोमियल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। देखो जहाँ मैथमेटिक्स आएगा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बस बता सकता हूँ कि ऐसा हो रहा है। बाइनोमियल में ये होता है, कभी भी लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पर कुछ भी माइनस एन या प्लस एन कुछ भी हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा आंसर। यही बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर भी बन रहा है ना 1 प्लस समथिंग और यहाँ पावर है n, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया g एट h इज इक्वल टू, बेटा समझ में आ रहा है, 1 माइनस 2h बाई रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बात समझ में आ रही बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, ये तो रटने वाली बात है। मैं बताऊँ तो ये रटने वाली बात है कि यहाँ पर हुआ क्या है, जब भी कंडीशन ऐसा हो कि हाइट बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि हाइट कम है, हम अर्थ से बहुत दूर नहीं गए, हाइट कम। अगर हाइट कम है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है जो भी मैंने ड्राइव करके दिया आपको, दिस फार्मूला विच आई हैव ड्राइव्ड, है ना। अगर हाइट कम है तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच, ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करना है, जी 1 माइनस 2h बाई रेडियस ऑफ अर्थ। यानी मैं आपको याद दिलाऊं तो याद दिलाने वाली बात क्या है कि हमने ये पढ़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई रेडियस ऑफ अर्थ। और ये यूज़ कब करना है, यूज़ दिस जब क्वेश्चन में बोला हो, जब बोला हो क्वेश्चन में, क्या बोला हो, क्वेश्चन में बोला हो कि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ही बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ आप गए हो, जितना ऊपर आप गए हो, वरना फिर वही मेन फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि कितना ऊपर जाए, कितना ऊपर जाए। एक सेकंड में कॉल अटेंड करता हूँ। हेलो, ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कितना ऊपर जाए, कितना ऊंचा जाए, ऊंचा जाए कि ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट हाइट 0 हो जाए, जी एट एच 0 हो जाए, कितना ऊपर हम जाए। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, देखो हम दोनों फार्मूले से करने की कोशिश करते हैं। पहला फार्मूला कहता है जी एच इज इक्वल टू जी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल जी था। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, कितना ऊपर जाओ कि हाइट पर ग्रेविटी 0 हो जाए, कितना ऊपर जाओ कि हाइट पर 0 पुट करो। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, जी आर ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या प्रूफ कर सकते हो बताओ। देखो इसका, इससे यहाँ से कुछ निकल पा रहा है। अब हम दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करें जो ये था, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। दो फार्मूले हमने ड्राइव किया ना हाइट के लिए, एक स्पेशल केस था। अब ये जी एच को 0 करो, इसको 0 कर दो, कितना ऊपर जाए कि जी एच 0 हो जाए। तो क्या निकल के आ रहा है, जी 1 माइनस 2h बाई आर, है ना। तो ये तो 0 हो गया, ये भी इसको गायब कर दो, कांस्टेंट है ये, 0 बाई समथिंग 0 रहेगा, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। तो यहाँ से देखो क्या हो गया बताओ, 1 इज इक्वल टू 2h बाई आर, इस तरफ आ गया ना 1। अब यहाँ से क्या निकल के आया, देखो यहाँ से निकल के आया कि अगर r इज इक्वल टू हो जाए 2h, r इज इक्वल टू 2h, या हाइट कितना हो जाए बताओ, हाइट कितना हो जाए r/2, हाइट कितना हो जाए r/2, यानी रेडियस के आधे। यानी रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर ना, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। यानी अगर आप 3200 जाओगे, आधे रेडियस के आधे 3200 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 6400 मीटर या किलोमीटर, जो भी मीटर होता है किलोमीटर में होता है, 6400 मीटर, हाँ किलोमीटर में होता है। ठीक है, अगर 6400 किलोमीटर है, अगर 3200 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी 0। तो ये बात आपको समझ में आ गई,
बताओ बेटा, ये तो याद करने वाली बात है। आई डोंट बिलीव ऑन रिमेंबर थिंग्स, है ना। मुझे कॉन्सेप्ट से प्यार है, मुझे याद करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई कितनी हाइट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, वैसे अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हमने इससे कर लिया काम, ठीक है। तो बोला जाता है कि अगर हाइट हो गया रेडियस बाई 2 तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या ले रहे हैं हम? अगला टॉपिक ले रहे हैं हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन थर्ड, वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ डेप्थ। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है? इसमें लगता है कि पहले तुम यहाँ पर थे, जब यहाँ पर थे तो एक्सेलेरेशन आपको फील हुआ जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लेकिन आपने गड्ढा खोदा और अर्थ के अंदर चले गए, आपने गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर यहाँ चले गए, आप डी डिस्टेंस खोद चुके हो। अब आपके लिए अर्थ पता है क्या है? आपके लिए अर्थ ये वाला है जिसको मैंने ग्रीन बनाया है, दिस इज अर्थ फॉर यू। पहले पूरा अर्थ था, पहले पूरा अर्थ था, अब ये अर्थ है। अब डिस्टेंस कितना बचा? तो अब जो डिस्टेंस बचा जहाँ आप खड़े हो, आप एक्चुअली में कहाँ खड़े हो? आप गड्ढे खोद के यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर आ चुके हो। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? पहले था पूरा आर ई, अब ये डिस्टेंस कितना बचेगा? ये डिस्टेंस बचेगा आर ई माइनस डी, क्योंकि डी डिस्टेंस नीचे आ चुके हो आप। तो अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे हम जी डी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे और फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती मत करना, यहाँ पर एम ई डैश लिखना पड़ेगा। बोलोगे सर एम ई डैश क्यों? क्योंकि पिछली बार में पूरा मास था, अब गड्ढा खोद दिया, बंदा यहाँ खड़ा है तो सिर्फ इतना ही मास होगा जो उसको खींच रहा होगा, यानी यहाँ पर मास भी चेंज हो गया। क्या बात समझ रहे हो? गड्ढा खोद दिया ना हमने, गड्ढा खोद के नीचे चले गए, अब उसके लिए अर्थ छोटा हो गया। अर्थ क्या हो गया? छोटा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो अब मेरे को एम ई डैश निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा कि भाई अब कितना अर्थ का मास है। तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं बेटा? देखो यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। वहाँ पर पुट करने के लिए मुझे एम ई डैश चाहिए ना हो, एम ई डैश की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, एम ई डैश कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यानी छोटे वाला अर्थ का कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम कंजर्वेशन, कि भाई देखो वॉल्यूम मास कंजर्वेशन, मास, ठीक है ना, मास बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम। देखो सॉरी डेंसिटी, 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 जो डेंसिटी अभी है वही डेंसिटी बाद में होगी, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। पता ना आप लोगों को कि पानी इतना सा हो या पानी इतना हो, डेंसिटी सेम रहता है, पता आप लोगों को? चाहे लोहा इतना हो या लोहा इतना हो, डेंसिटी हमेशा सेम होती है। तो मैंने बोला अर्थ छोटा हो या बड़ा हो डेंसिटी सेम रहेगा। तो डेंसिटी पता क्या होता है? डेंसिटी देखो, जिसको डेंसिटी नहीं पता, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने बोला देखो पहले वाले अर्थ का मास क्या होगा? एम ई, और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बाद में जो अर्थ मेरे पास बन के तैयार हुआ है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एम ई डैश, सॉरी मास क्या होगा? एम ई डैश, और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। क्योंकि अब जो रेडियस बचा मेरे इस वाले अर्थ का वो आर ई माइनस डी है ना। ये तो बहुत लॉजिकल है यार। अब तुम्हारा अर्थ इतना सा है, अब इस अर्थ, पहले अर्थ यहाँ तक था, अब डी डिस्टेंस नीचे आ गए, पहले था आर ई, पूरा आर ई था, अब क्या बचा? आर ई माइनस डी बचा ना, और मास कुछ एम ई डैश माना। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 और 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस का कितना बचा? आर ई माइनस डी का क्यूब। बेटा समझ में आ रहा है तुम्हें? बताओ। ठीक है, ध्यान रखना कि भाई पहले कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में मास का पंगा नहीं था, अब तो गड्ढा खोद दिया, मास का पंगा है। अब मुझे एम ई डैश चाहिए, तो डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी को सेम करके मुझे एम ई डैश निकालना है। क्या निकालना है? एम ई डैश। तो फटाफट एम ई डैश निकालते हैं, ठीक है। अब एम ई डैश कैसे निकलेगा? देखो 4/3 से 4/3 गया तो ये आ गया। अब एम ई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर ई माइनस डी का क्यूब बाई आर ई क्यूब इज इक्वल टू एम ई डैश। अब उस एम ई डैश को यहाँ पुट कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा मुझे इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो मेरे पास कितने इक्वेशन है? मेरे पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है जी का, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मैंने निकाला जी डी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन गड्ढा, इन डेप्थ, जी एम ई डैश बाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन मेरे को क्या मिला? दूसरा इक्वेशन ही, और तीसरा मैंने खुद निकाला एम ई डैश के लिए। एम ई डैश कितना निकला? मास, पहला पुराना वाला मास आर ई माइनस डी का क्यूब निकला, और नीचे आर ई क्यूब, ये तीसरा इक्वेशन।
अब इन तीनों को मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे हम। कॉन्सेप्ट को समझना, इन तीनों को मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? देखो, अब क्या करो, आप पहले तो इसको 2 और 3 से ये निकालो GD यूजिंग 2 and 3। बड़ा आसान है ये, बहुत ही आसान। तो यहाँ से आपको GD मिल जाएगा। GD कितना हो जाएगा? G मास ऑफ अर्थ, ME डैश ना, ME डैश इसमें पुट करो तो हो जाएगा ME RE माइनस डी का होल क्यूब बाई RE क्यूब, और नीचे ऑलरेडी है RE माइनस डी का होल स्क्वायर। देखो, जिसको ये सब नहीं आ रहा बेटा, घर पे जाओ और 9th 10th की बातों को सीखो, समझो। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस वाले वैल्यू को ME डैश को यहाँ पुट किया। G की जगह G तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा ME और ये पूरी वैल्यू सेम, और R माइनस डी का होल स्क्वायर पहले से था। अब इससे स्क्वायर से एक कटेगा तो क्या आ गया? GD कितना आ गया? GD आ गया G मास ऑफ अर्थ RE माइनस डी, और नीचे हो गया RE क्यूब, क्योंकि स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्यूब एक बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया GD। इसको मान लो इक्वेशन 4। क्या मान लो इसको? इक्वेशन 4। अब करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से एक और इक्वेशन ड्राइव करना है। मुझे पता है, देखो काम मुश्किल है, मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई काम मुश्किल हो गया, मैं समझ सकता हूँ कि आपको तकलीफ़ हो रही है, पर बेटा मैं आपके तकलीफ़ में कोई सहायता नहीं कर सकता। ये तो मैंने बहुत ईजी कर दिया डेरिवेशन, ये डेरिवेशन मैंने जितना पॉसिबल है उतना ईजी कर दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 11th के स्टूडेंट हो, आप भाग नहीं सकते। अगर मुश्किल चीज़ें आ रही तो करना सीखो। मैं कर ही क्या रहा हूँ, मैं दिमाग लगा रहा हूँ। पहले मैंने क्या सोचा, पहले देखो, अगर कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बच्चा समझेगा, सर ने बोला पहले इतना होता है, अब ग्रेविटी इतना होगा, जैसे मास भी चेंज हो रहा है। अब मुझे मास तो लाना पड़ेगा ना, मास। तो मैंने मास के लिए बोला डेंसिटी रिमेन सेम। डेंसिटी से मैंने ME डैश निकाला, अब उस ME डैश को इसमें पुट कर दिया। अच्छा, मैंने पुट कर दिया, अरे भाई पुट करने के बाद मेरे को GD मिला। अब मेरे को G भी है और GD भी है, कंपेयर कर लूँगा। अब मैं बोलूँगा अगर इक्वेशन 4 को 1 से डिवाइड करूँ तो ऊपर GD है और नीचे G। GD कितना निकला सर? ये रहा G मास ऑफ अर्थ RE माइनस डी बाई R क्यूब, और ये कितना है सर? G है G मास ऑफ अर्थ, ये वाला G ना, स्मॉल G ये वाला, बाई RE का स्क्वायर। देखो, इससे ये गया, स्क्वायर से ये गया, तो क्या बचा? GD बाई G। देखो क्या बचा, ऊपर बचा RE माइनस डी और नीचे बचा R, बाकी सब कट गया, सबका खेल ख़त्म हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखो, GD बाई G इज इक्वल टू RE माइनस डी बाई RE। अब इसको और मैं खोल के लिख दूँ तो बचेगा 1 माइनस डी बाई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, कैसे? आपने दोनों से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी नीचे ले गए, यहाँ भी नीचे ले गए, तो ये कट के 1 आ गया। तो एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू G 1 माइनस डी बाई रेडियस ऑफ अर्थ। क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आया बेटा? बताओ, आपको रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप मेरी बात को समझना। यहाँ से एक और बात समझते हैं। देखो, अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। हमने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G बोला, इसका वेरिएशन देखा हमने 3 जगह पर। कहाँ पर देखा? पहला देखा शेप के अनुसार, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे R ज़्यादा होता है, ग्रेविटी कम होता है। ठीक है, इक्वेटर पे। दूसरा क्या देखा हमने? भाई हाइट के साथ कम होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हाइट के साथ कम होता है। और फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हमने? तो स्पेशल फॉर्मूला क्या ड्राइव करा हमने? G 1 माइनस 2h बाई R वाला, है ना। और तीसरा हमने क्या पढ़ा अभी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गड्ढा। अब गड्ढा में भी 1 माइनस डी बाई रेडियस ऑफ अर्थ आया था। तो देखो, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी कुछ माइनस का साइन है, मतलब यहाँ भी कम होता है। यानी सीखने को क्या मिला? सीखने को मिला इन दोनों में कि अगर ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी कम होगा। यहाँ से क्या सीखने को मिला? नीचे गड्ढा खोदोगे तब भी ग्रेविटी कम ही होगा। अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि नीचे जाने पे ग्रेविटी कम क्यों हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि अगर मैं नीचे गया तो अर्थ के पास ही तो गया, सेंटर के पास, तो ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए, पर कम होने के पीछे रीज़न क्या है बेटा? देखो, पहले आपको इतना अर्थ खींच रहा था, जब गड्ढा खोद के आप चले गए तो इतना सा अर्थ आपको खींच रहा है, और अंदर जाओगे तो इतना सा अर्थ आपको खींचेगा, और बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाओगे तो कौन सा अर्थ है जो आपको खींचेगा? आप खोदते खोदते नीचे जा रहे हो ना, तो अर्थ का पार्ट भी तो हट रहा है आपके हाथ से, ऐसा हम सोच सकते हैं।
ठीक है। लेकिन फॉर्मूला कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गड्ढा खोदने से कम होता है, यानी कि नीचे जाओगे तब भी कम होगा, ऊपर जाओगे तब भी कम होगा, ऊपर नीचे कहीं भी जाओ कम होगा। बात समझ में आता है? अच्छा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चला गया, अर्थ के सेंटर पे चला गया, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे, तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? खोदते 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 आप नीचे चले गए। सेंटर का मतलब क्या है, फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले को, जी डी क्या था, जी डी था G1 माइनस डी बाई आर। अब डी का मतलब क्या हो गया, अब आपने इतना गड्ढा खोद दिया, इतना गड्ढा खोद दिया कि आपने गड्ढा खोदते खोदते डेप्थ को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कर दिया। अब गड्ढा खोदते खोदते कितना चले गए, रेडियस ऑफ अर्थ जितना नीचे पूरा खोद के चले गए, तो डी की जगह पर आर ही पुट कर दोगे। अच्छा डी की जगह पर आर ही पुट कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो G1 माइनस डी की जगह पर क्या पुट कर दोगे, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ, नीचे भी रेडियस ऑफ अर्थ ही है, तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 जीरो, आंसर कितना आ गया, जीरो। यानी कि अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जीरो। यानी कि अगर इन सबको मैं ग्राफ से समझाऊं, अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो पता है क्या आएगा, देखो अगर इस तरफ रखूं मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसको बोलूँ सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर वैल्यू होती है जीरो, यहाँ पर वैल्यू होती है जीरो। और जैसे ही मैं, देखो अब मैं समझ गया कि सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, और ऊपर देखो, ऊपर जाऊँगा तो बढ़ेगा, यहाँ तक वैल्यू बढ़ेगी, फिर ऊपर जाऊँगा तो घटेगी, यानी यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। समझो ना, स्पेस में डिक्रीज़ होता है तो हमने, और नीचे भी डिक्रीज़ होता है, मतलब सेंटर पर जीरो है तो ऊपर कुछ वैल्यू होगी, थोड़ा और अच्छा वैल्यू, थोड़ा और अच्छा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फिर डिक्रीज़ होगा। तो ग्राफ ऐसा आएगा, देखो यूँ गए, फिर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, फिर डिक्रीज़ होगा। बात समझ पा रहे हो? देखो पहले वैल्यू बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा सरफेस पे, फिर डिक्रीज़ होगा। तो ये कहाँ पर आ गए हम, ये डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस। तो ये कौन सी जगह है, ये वैल्यू हमें मिलनी है 9.8। क्यों? क्योंकि ये हम आगे बिल्कुल सरफेस पे, हम कहाँ पर है, डिस्टेंस क्या है, ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर, सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा है सरफेस, क्या है, सरफेस। तो सरफेस से वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम सरफेस से मैक्सिमम होती है। सेंटर पर जीरो होता है, वैल्यू भी देखो बिल्कुल जीरो है, फिर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम, फिर हम जैसे ही और दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, देखो सरफेस से आगे जा रही है, सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस से आगे, सरफेस से आगे मतलब इस पॉइंट से आगे, फिर वैल्यू कम होगी और एक टाइम पर आते आते स्पेस में जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा ग्राफ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो कि आपके पास दो फॉर्मूले, आपके पास एक फॉर्मूला है जी डी, क्या, ठीक है देखो एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्यार मोहब्बत में। क्वेश्चन आता है जी, चलो ठीक है अगली बार ही देख लेंगे, ठीक है। एंजॉय योर डे बेटा, क्लास एंड करते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर।